वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। आज हम फिजिक्स में देखेंगे एक नया टॉपिक दैट इज थर्स्ट एंड प्रेशर। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई थिंक इज दैट कि इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसमें कमेंट कर सकते हैं, साथ में इसको शेयर भी कर सकते हैं। दिस नोट लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। स्टार्ट विद द टर्म प्रेशर। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेशर क्या है, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। हम अपनी डेली लाइफ में से एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है एक वुड का, एक लकड़ी का टुकड़ा। इस लकड़ी के टुकड़े पर अगर आप अपने अंगूठे से फोर्स देंगे, बल देंगे, तो क्या आपका अंगूठा अंदर जाता है? नहीं, आपका अंगूठा अंदर नहीं जाता है। लेकिन वहीं एक दूसरी तरफ अगर आप उस लकड़ी के टुकड़े पर किसी ड्राइंग पेन से, जिसकी शार्प टिप होती है, उससे आप फोर्स देंगे, उससे आप बल देंगे अपने अंगूठे से, तो वो पिन अंदर चली जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण हुआ कि आपने वही फोर्स अप्लाई किया है, वही फोर्स आपने अपने अंगूठे से अप्लाई किया, तो आपका अंगूठा तो अंदर नहीं गया। लेकिन जब आपने वही फोर्स एक पिन पे अप्लाई किया जिसकी एक शार्प टिप थी, तो वो पिन अंदर चली गई। इसका मतलब है कि वहां पर क्या अप्लाई हुआ कि वहां पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई हुआ। वो प्रेशर क्यों अप्लाई हुआ? क्योंकि जब आपने अपने अंगूठे से फोर्स अप्लाई किया इस फर्स्ट केस में, तो उस केस में जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो ज्यादा सरफेस एरिया पर अप्लाई हुआ है ऑफ द वुड। लकड़ी के ज्यादा बड़े एरिया पर वो फोर्स अप्लाई हुआ है। इसका मतलब है कि वहां पर वो जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो एक काफी बड़े एरिया में बट गया। और जबकि जब आपने वही फोर्स अपने अंगूठे से एक पिन पर डाला, एक ड्राइंग पिन पे डाला, तो उसकी शार्प टिप की वजह से जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सरफेस एरिया है, कांटेक्ट में जो सरफेस एरिया है वो कम है। उसकी वजह से क्या हुआ, सारा का सारा फोर्स जो आपने अप्लाई किया वो सीधा एक कम एरिया पर, वुड के कम एरिया पर अप्लाई हुआ, जिसकी वजह से वो वहां पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट हुआ। इसी वजह से वो पिन अंदर चली गई। सो इस जो डेली लाइफ में से मैंने एग्जांपल लिया है उसके बेस पे हम प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। प्रेशर इज अ फोर्स। प्रेशर एक तरीके का बल है जो कि किसी एरिया पर, किसी ऑब्जेक्ट के एरिया पर परपेंडिकुलरली एक्ट होता है। परपेंडिकुलर होता है मींस एट 90 डिग्री। सो प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली एट 90 डिग्री ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रेशर का हम एक फॉर्मूला देखते हैं। प्रेशर P इज इक्वल टू F अपॉन A, वेयर F इज द फोर्स अप्लाइड एंड A इज द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितने एरिया पर वो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके हिसाब से हम बताते हैं कि वहां पर कितना प्रेशर है, जैसे कि इस पिक्चर में आपने देखा। सो द यूनिट ऑफ प्रेशर, अब इसकी यूनिट हम देखते हैं कि इसकी SI यूनिट क्या होगी। SI यूनिट कैन बी कैलकुलेटेड ऑफ प्रेशर की निकालने के लिए। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन, न्यूटन, और जिसका सिंबल होता है N। और एरिया की SI यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर इसकी SI यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर -2। ये पावर अभी +2 में है, जब क्योंकि डिनोमिनेटर में है, अगर ये ऊपर जाएगी तो ये -2 हो जाएगी। सो इसकी SI यूनिट आ गई प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम एक नाम दिया गया है, वो है पास्कल, और इसका सिंबल है PA। ये इसका सिंबल है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। प्रेशर की SI यूनिट पास्कल है और इसका सिंबल है PA। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थर्स्ट। अब हम आते हैं थर्स्ट कि थर्स्ट क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है एट 90 डिग्री, उसकी सरफेस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एट 90 डिग्री, उस फोर्स को नाम दिया गया है थर्स्ट। तो देखा जाए तो थर्स्ट एंड फोर्स वन इज द सेम थिंग। इसको हम सेम सेंस में ले सकते हैं कि फोर्स और थर्स्ट, इसकी जो यूनिट है थर्स्ट की वो भी न्यूटन ही होती है। सो SI यूनिट ऑफ थर्स्ट इज न्यूटन। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो फोर्स की SI यूनिट है वो भी न्यूटन ही है। So the force acting on a body perpendicular to its surface is called thrust। और उसी फोर्स को, जो उस बल को जो हमने इस बॉडी के ऊपर यूज किया है एट 90 डिग्री, उसको नाम दिया गया है थर्स्ट। अब हम अपने डेली लाइफ में से कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि
जो हम जैसे किचन में जो नाइफ यूज करते हैं, उस नाइफ की जो शार्प एज होती है, नाइफ की जो शार्प एज होती है, उससे ऑब्जेक्ट इजीली कट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसकी जो शार्प एज है, उसकी जो एज होती है वो थिन होती है, काफी शार्प होती है वो उसका ब्लेड। सो जैसे वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, हम जो फोर्स अपने हाथ से उसके ऊपर डाल रहे हैं, उस नाइफ के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स पड़ रहा है वो कम सरफेस एरिया पे पड़ रहा है, क्योंकि इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दैट मींस जो नाइफ और ऑब्जेक्ट का जो कांटेक्ट एरिया है वो कम है। सो देयरफॉर जितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो सब बहुत कम एरिया पे अप्लाई होता है। सो देयरफॉर वहां पे प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट होता है। सो प्रेशर इज मोर। वाइल अगर हम कोई ब्लंट या कोई मोटे एज का नाइफ लेते हैं, उससे काटने की कोशिश करेंगे ऑब्जेक्ट को, वो इजीली कट नहीं होता है, बिकॉज उसका जो सरफेस एरिया होता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो जितने सरफेस एरिया पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वो ज्यादा है। सो देयरफॉर जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर कम है। सो देयरफॉर कि वो ऑब्जेक्ट वहां से कट नहीं हो पाता है। सेकेंड हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, द प्रेशर ऑन द ग्राउंड इज मोर व्हेन मैन इज वॉकिंग देन व्हेन ही इज स्टैंडिंग। जब हम चलते हैं, जब हम वॉक करते हैं, तो वॉक करने के दौरान हमारा एक पाँव तो जमीन पे होता है, दूसरा पाँव हमारा ऊपर होता है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा एक पाँव जमीन पे, इसका मतलब हमारा जो सारा फोर्स है, हमारा जो सारा वेट है जो इस वक्त नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, वेट क्या है? वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स जो जिसकी जो डायरेक्शन थी वो डाउनवर्ड थी। इससे प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि वेट का जो वेट की डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड होती है। सो वेट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स। सो जो अर्थ के ऊपर जो फोर्स वेट के द्वारा अप्लाई हो रहा है वो देखा जाए तो, क्योंकि एक ही पाँव जब हम मूवमेंट में है, हमारा एक ही पाँव कांटेक्ट में है अर्थ के, सो वहां पर सरफेस एरिया है वो कम है। जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, जितना वेट अप्लाई हो रहा है, वो कम सरफेस एरिया पे अप्लाई हो रहा है, तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ऑन द ग्राउंड। वाइल जब हम स्टैंडिंग है तो हम दोनों पाँव पे खड़े हुए हैं, तो सरफेस एरिया इन कांटेक्ट जो कि अर्थ के कांटेक्ट में है वो ज्यादा है, तो हम वहां पर कम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं on the ground. Now let us come to the topic pressure in fluid. सबसे पहले देखते हैं कि फ्लूइड क्या है। हम किस चीज को फ्लूइड कहते हैं? फ्लूइड होते हैं वो सब्सटेंस जो फ्लो हो सकते हैं, दैट मीन्स विच कैन फ्लो मीन्स एक जगह से दूसरी जगह तक जो फ्लो हो सकते हैं उनको फ्लूइड कहा जाता है बाय डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लिक्विड भी, जैसे हम जानते हैं कि लिक्विड फ्लो कर सकता है, वाटर इज अ लिक्विड, आप पानी को टेबल पे डाल दीजिए, वो टेबल पे फैल जाएगा पानी, इसका मतलब है इट कैन फ्लो। और सिमिलरली एयर है, एयर, व्हाट इज एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। एयर कैन ऑल्सो फ्लो, एयर भी एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो हो सकती है। इसका मतलब है कि फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लिक्विड और गैसेस दोनों को हम फ्लूइड कैटेगरी में रख सकते हैं। दोनों में ये प्रॉपर्टी है कि दोनों ही फ्लो कर सकते हैं। सो देयरफॉर फ्लूइड का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो कि फ्लो हो सकते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। लिक्विड एंड गैसेस दे कैन फ्लो। इससे पहले हमने बात करी थी जो प्रीवियस स्लाइड में, वो था सॉलिड। हमने कहा कि सॉलिड के अंदर वेट होता है और इसी वेट की वजह से वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन द सरफेस एरिया जिसको हम कहते हैं प्रेशर। इसका मतलब है सॉलिड कैन एक्सर्ट अ प्रेशर, लेकिन क्या लिक्विड और जो गैसेस होती हैं उनके अंदर वेट नहीं होता है? यस, उनके अंदर भी वेट होता है। इसका मतलब है कि लिक्विड एंड गैसेस कैन आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कंटेनर इन विच दे आर एनक्लोज्ड। वो और किसी कंटेनर में रखे होंगे, उस कंटेनर पे क्या वो कोई प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? यस, लिक्विड और गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं बिकॉज दे हैव वेट, इनके अंदर वेट होता है। सो देयरफॉर वो प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं। अब वो प्रेशर कैसे एक्सर्ट करते हैं? अ फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग कि जो फ्लूइड होता है, दैट मीन्स लिक्विड एंड गैसेस, उनको हम फ्लूइड में रखते हैं, फ्लूइड कैटेगरी में रखते हैं। ये जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ये ऑल डायरेक्शन में एक्सर्ट करते हैं। दिस इज अ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड।
हर डायरेक्शन में वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इवन अपवर्ड ऑल्सो। अपवर्ड होता है ऊपर की तरफ, दैट मीन्स ऊपर की तरफ को भी ये फोर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। सो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ, है एक मेरे पास एक टैंक है वाटर से फिल्ड, इसके अंदर वाटर है। अब मैंने इसके अंदर अपने हाथ से एक ये इसकी सरफेस है वाटर की, वाटर यहाँ तक फिल है, मैंने एक कॉर्क लिया और उस कॉर्क को मैं अपने हाथ से, अपने हाथ के अपने अंगूठे के प्रेशर से उसको मैंने नीचे तक, यहाँ तक लेकर आ गई, मैं उसको नीचे तक प्रेस किया है, उसको नीचे तक लेकर आई हूँ बाय फोर्स, बाय अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम द थंब। अब क्या हुआ कि इसका जो वेट है, जो इस कॉर्क का वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इसके ऊपर ये जो लिक्विड है ये चारों तरफ से फोर्स एक्सर्ट करेगा। इट एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन ऑफ द कॉर्क। इस वक्त इस कॉर्क को मैंने अंदर डाला, इस वक्त कॉर्क यहाँ पर है, इसका मतलब है यहाँ पर मैं कह रही हूँ यहाँ पे कॉर्क है। अब ये जो प्रेशर लिक्विड एक्सर्ट करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन में एक जो फोर्स, एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन दिस कॉर्क, उसकी वजह से ये कॉर्क सरफेस पे आ जाएगा और फ्लोट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो अपवर्ड थर्स्ट है, ये जो अपवर्ड फोर्स है, इसकी वजह से ये कॉर्क ऊपर आ गया। ये जो टेंडेंसी है लिक्विड की, इसको कहा जाता है बायोंसी। सो बायोंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, नॉट अ लिक्विड की। हर एक लिक्विड तो करता ही है, साथ में जो गैसेस होती हैं उनके अंदर भी बायोंसी की प्रॉपर्टी होती है। गैसेस में जो बायोंसी की प्रॉपर्टी होती है वो उसकी जो क्वांटिटी होती है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है, इसलिए वो इजीली ऑब्जर्वेबल नहीं होता है। लेकिन लिक्विड के केस में ये जो टेंडेंसी है वो इजीली हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसलिए जनरलाइज वे में एवरी लिक्विड लिख दिया गया है, लेकिन बायोनेंसी की जो टेंडेंसी है, जो प्रॉपर्टी है, वो दोनों की है, लिक्विड की भी और गैसेस की भी। सो व्हाट इज बायोनेंसी? बायोनेंसी इज अ प्रॉपर्टी, इज अ टेंडेंसी ऑफ अ फ्लूइड जिसके द्वारा वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करते हैं और वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आ जाता है, इसे कहा जाता है बायोंसी। एवरी लिक्विड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्स इन इट। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डाला जाता है तो एक अपवर्ड फोर्स उसके ऊपर एक्ट होता है, इस टेंडेंसी को कहा जाता है बायोंसी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पानी है, इस पानी में मैंने एक पत्थर को डाला है, एक मैंने स्टोन डाल दिया। अब उस स्टोन को मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैंने स्टोन को उठाया तो जब वो पानी के अंदर है तब मुझे वो हल्का महसूस होता है, लेकिन जैसे ही वो एयर में आता है वो अपना उसका हमें एक्चुअल वेट दिखाई देता है। दैट मीन्स हमें वही महसूस होता है जितना वेट का वो है पत्थर, लेकिन पानी में हमें उसका जो वेट है वो कम महसूस होता है, बिकॉज ऑफ दिस बायोंसी प्रॉपर्टी। इस अपथर्स्ट की वजह से, इस बायोंसी की वजह से उसका वेट हमें पानी में कम अपीयर होता है, हमें वो पत्थर पानी में हल्का महसूस होता है। दिस इज द बायोंसी। The upward force acting on an object immersed in a liquid is called the buoyant forces or upthrust। जो अब बारी आती है कि upthrust, buoyant forces क्या होते हैं? buoyant forces होते हैं, जैसे कि मैंने कहा, इस पिक्चर में आप देखिए कि एक टैंक है वाटर से फिल्ड, इसमें हमने एक बॉल को, इसमें मैं अंदर उसको डालने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसका जो buoyant forces हैं, दैट मीन्स जो बायोंसी है, इसका जो फोर्स, जो ये लिक्विड, जो ये प्रेशर एग्जिट कर रहा है लिक्विड, उसकी वजह से ये बॉल ऊपर की तरफ आएगी। ये जो फोर्स है, इस अपथर्स्ट को, इस फोर्स को बायोन फोर्सेस कहा जाता है। इसको एक और नाम दिया गया है, अपथर्स्ट। तो काफी जगह पे अपथर्स्ट का भी यूज किया जा सकता है इन केस ऑफ, अगर हम बायोन फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो हम अपथर्स्ट का नाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। The upward force acting on an object immersed in a liquid is called buoyant forces। अब हम देखते हैं कि जो buoyant forces, ये
एक्ट क्यों होते हैं, मतलब इसका रीजन क्या है, क्यों जो लिक्विड एक प्रेशर एग्जिट कर रहा है जिसको हम बायोंट फोर्सेस कह रहे हैं। इसी बायोंट फोर्सेस की वजह से हम पानी में तैर सकते हैं, मतलब दैट मीन्स वी कैन स्विम इन वाटर बिकॉज ऑफ द बायोंट फोर्सेस। इवन जो भी चीज पानी में तैर सकती है, जो शिप हैं, जो बोट हैं, ये पानी में तैर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द दिस बायोंट फोर्सेस। अब ये बायोंट फोर्सेस का रीजन क्या है, क्यों ये बायोंट फोर्सेस एक्ट होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए कि ये बकेट है, इस बकेट के अंदर वाटर फिल्ड है, यहाँ पे यहाँ तक वाटर फिल्ड है। अब मैंने इस यहाँ पर एक मग ले लिया, उस मग के अंदर भी वाटर फिल्ड है और वो मग इस वक्त यहाँ पर है। ये मान लीजिए कि वो मग इधर है, इसके अंदर भी वाटर फिल्ड है। और अब ये जो लिक्विड है, जो वाटर है, ये चारों तरफ से इसके प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। जैसे कि पहले बताया गया कि जो फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो सब डायरेक्शन में एक्सर्ट करते हैं। इसका मतलब है इस तरफ से भी वो एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर लिक्विड, इस तरफ से भी एक्सर्ट कर रहा है, वो यहाँ से भी एक्सर्ट कर रहा है, और वो ऊपर से भी इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो होता क्या है कि जो इसके साइड प्रेशर्स होते हैं, जो साइड में जो प्रेशर अप्लाई हो रहे हैं, वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, वो नियरली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, उसका क्या होता है। जैसे जैसे पानी में गहराई बढ़ती है, दैट मीन्स जैसे से ऑब्जेक्ट पानी में गहराई में जाता है, उतना ज्यादा उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होने लगता है। तो अगर ये जो मग है, ये जितना ज्यादा गहराई में होगा, उतना ज्यादा इसका अपवर्ड फोर्स इसके ऊपर अपथर्ड ज्यादा एक्ट कर रहा होगा बजाय कि टॉप के, क्योंकि टॉप के ऊपर जो पानी की गहराई है वो कम है। मींस ये जो मग है, इट इज नियर टू द सरफेस। अब यहाँ पर वो उतना इसका जो टॉप सरफेस है वो उतना गहराई में नहीं है जितना गहराई में इसका जो बॉटम लेवल है वो है। सो देयरफॉर जो बॉटम के ऊपर, बॉटम ऑफ द मग पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, जो अपवर्ड प्रेशर ऑफ लिक्विड एक्सर्ट होगा, वो ज्यादा होगा। इसी कारण से हम इसको बायोंट फोर्सेस कहते हैं, और यही कारण है, इसी बायोंट फोर्सेस की वजह से ये जो मग है या जो भी ऑब्जेक्ट है जो इमर्स्ड होता है वो ऊपर आ जाता है। सो दिस इज द रीजन ऑफ द बायोंट फोर्सेस। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बायोंट फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं और या अपथर्स्ट को अफेक्ट करते हैं। इसके दो फैक्टर हैं। फर्स्ट फैक्टर इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इनटू द लिक्विड। जो हमने ऑब्जेक्ट डाला है पानी में, जिसको हमने पानी में डुबोया है, उसका जो वॉल्यूम है वो इस चीज को, इस बायोंट फोर्सेस को, इस अपथर्स्ट को, कि इसके ऊपर कितना मैग्नीट्यूड का अपथर्स्ट लग रहा है, उसको मेजर करेगा। और दूसरा है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। मींस जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा, उतना ज्यादा बायोंट फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट होंगे। मोर वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, more is the buoyant forces, more is the upthrust। जितना ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा, उतना ज्यादा उसके ऊपर अपथर्स्ट और बायोंट फोर्सेस एक्ट होगा। अब सेकंड बात आती है डेंसिटी की। जितना ज्यादा लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा वो बायोंट फोर्सेस एक्ट करेगा। मींस जो डेंस लिक्विड होते हैं वो ज्यादा बायोंट फोर्सेस एक्ट करते हैं। मोर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड मोर इज द बायोंट फोर्सेस, मोर इज द अपथर्स्ट, मोर इज द अपथर्स्ट और बायोंट फोर्सेस। सो जितना ज्यादा लिक्विड की डेंसिटी होगी, उतना ज्यादा वो अपथर्स्ट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करेगा। दीज आर द दो फैक्टर्स हैं जो कि बायोंट फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं। एक तो है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट और दूसरा है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होगी, उतना ज्यादा उसके ऊपर अपथर्स्ट एक्ट होगा। जितना ज्यादा लिक्विड की, जिस लिक्विड में डाला गया है ऑब्जेक्ट को, जितना ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी, उतना ज्यादा वो अपथर्स्ट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डालेगा। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। जैसे कि इससे पहले भी आया कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। सो वन क्वेश्चन में बी राइज इन योर माइंड कि डेंसिटी क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सब्सटेंस के हल्केपन या भारीपन को हम फिजिक्स में उसको डेंसिटी के रूप में मेजर करते हैं।
इससे ये पता लगा जा सकता है कि कौन सी चीज कितनी भारी कितनी हल्की है। जैसे कि आयरन, आयरन इज हैवियर देन एल्यूमिनियम, वो एल्यूमिनियम से भारी है। और जबकि जो वाटर है, वाटर इज हैवियर देन अल्कोहल। सो ये जो हल्कापन है या भारीपन है, इसको मेजर करने के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं, वो है डेंसिटी। सो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। मींस पर यूनिट वॉल्यूम पर उस सब्सटेंस का कितना मास है, दिस इज द डेंसिटी। इसका सिंबल है दिस, मींस मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन volume of the substance. This is a formula of density, mass upon volume. And what about the relative density? Relative density का मतलब होता है कि जो सबसे पहले हम डेंसिटी की यूनिट देख लेते हैं। मास की जो SI यूनिट है वो है किलोग्राम, और जो वॉल्यूम की SI यूनिट है वो है मीटर क्यूब। सो देयरफॉर जो डेंसिटी की SI यूनिट हो गई इज इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज अ लार्जर यूनिट। इसको हम जो नॉर्मल लाइफ में देखते हैं या अगर आप बुक्स में देखें तो डेंसिटी जो उनकी यूनिट दी गई है वो दी गई है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किलोग्राम को भी ग्राम में कर दिया और मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। सो नॉर्मली जो डेंसिटी बुक्स में गिवन होती है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन होती है। जैसे जो वाटर की डेंसिटी है वो 1 है, 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है? डेंसिटी ऑफ water. So SI unit of density is किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन नॉर्मल हम बुक्स में जो देखते हैं वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हमें गिवन होती है। अब व्हाट अबाउट द रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी इज एक्चुअल में अ रेशो, इट इज अ रेशो। ये एक रेशो है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि जो कि सब्सटेंस की, किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी उसकी यूनिट और वाटर की जो डेंसिटी उसकी यूनिट दोनों कैंसिल आउट हो जाती हैं। सो दिस इज अ रेशो। इसका क्या, दैट मीन्स इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसमें एग्जांपल लेती हूँ। अगर एक सेंटेंस दिया हुआ है कि द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू 7.8। अगर ये हमें गिवन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आयरन इज 7.8 टाइम्स हैवियर देन द वाटर। इसकी जो डेंसिटी है, मतलब दैट मीन्स अगर इक्वल वॉल्यूम देखा जाए, मीन्स 7 means density of iron is 7.8 times that of water. So एक तरीके का ये कहा जाए तो रेशो है। So relative density is equal to density of substance, of any substance, divided by the density of water. अब यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। An object of mass 50 gram has a volume of 20 centimeter cube. कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसी एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी है जिसका हमें मास गिवन है और साथ में सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम गिवन है। अब ये देखिए, यहाँ पर बेशक ये SI यूनिट में नहीं है, लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आगे हमें जो डेंसिटी दी गई है वाटर की वो भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही गिवन है। सो देयरफॉर फिर हमें फर्दर आगे इसमें कंपैरिजन करना है। So there is no need of conversion of unit. An object of mass 50 gram has a volume of 20 centimeter cube. तो यहाँ से डेंसिटी निकल जाएगी। The density is equal to mass upon volume. So उस ऑब्जेक्ट का मास हमें गिवन है 50 ग्राम और साथ में उसका वॉल्यूम हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर क्यूब। सो यहाँ से आंसर आ जाएगा 5/2 और 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट। अब सेकंड हमसे कहा गया है इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर बी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये तो किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, साथ में जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो हमें गिवन है 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमसे पूछा जा रहा है कि स्टेट whether the object will sink or float in water। अब क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट पानी में तैर जाएगा या वो डूब जाएगा? इसका पता लगाने के लिए एक रूल है कि जिस किसी ऑब्जेक्ट की और सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर से कम होगी तो वो फ्लोट करेगा, और अदरवाइज अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट की
देन द वाटर, तो वो सिंक कर जाएगा। अब जैसे कि यहाँ आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा है देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। इसकी है 2.5 जो हमने निकाली है, और वाटर की हमें गिवन है 1.0। इसका मतलब है कि इसकी डेंसिटी ऑब्जेक्ट की ज्यादा है, दैट मीन्स इट विल सिंक, इट विल सिंक इन वाटर। ये वाटर में सिंक कर जाएगा, उसमें डूब जाएगा, फ्लोट नहीं करेगा। जब कोई सब्सटेंस किसी और सब्सटेंस में, किसी और लिक्विड में फ्लोट करता है, वो तभी फ्लोट करता है जब उसकी डेंसिटी उस पर्टिकुलर लिक्विड से कम होती है, अदरवाइज इट विल सिंक in that liquid. Now let us come to the Archimedes principle. Before going to the Archimedes principle, एक मैं कॉमन एग्जांपल लेती हूँ। ये मान लीजिए कि मेरे पास एक ग्लास है। इस ग्लास में मैंने, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। उसमें मान लीजिए कि मैंने पानी यहाँ तक भरा हुआ है। अब मैंने इसके अंदर एक आइस क्यूब डाल दिया। एक आइस क्यूब मैंने जब डाला, तो ये जो आइस क्यूब मैंने डाला है, ये आइस क्यूब अपने वॉल्यूम के बराबर का वॉल्यूम यहां से डिस्प्लेस कर देगा। दैट मीन्स उतना ही जितना वॉल्यूम इस आइस का है, इस आइस क्यूब का है, उतना ही वॉल्यूम ये वाटर का डिस्प्लेस कर देगा। तो अब क्या होगा, द लेवल ऑफ द वाटर इंक्रीजेस। अब यहाँ पे अगर ग्लास में थोड़ी सी भी ऊपर जगह है तो इसका लेवल बढ़ जाएगा। ये मान लीजिए इसका लेवल अब यहाँ तक आ गया, अब ये ग्लास ऊपर तक फिल हो गया। जब ये आइस दोबारा से पिघलेगी, क्योंकि ये वाटर को डिस्प्लेस करके, इक्वल वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस करके ये उसकी जगह पर आया है, तो जब ये आइस पिघलेगी ये वापस उसी जगह को फिल कर देगी। जितना वॉल्यूम, जितनी जगह इसकी खाली हुई थी डिस्प्लेस वाटर की, उतनी ही जगह पे ये आइस वाला वाटर फिर से आ जाएगा। इसका मतलब है इसका जो लेवल है वो अनइफेक्टेड रह जाएगा। ये तो था उस क्वेश्चन की बात, जैसा मैं आपको बता रही थी कि अगर ग्लास में हम आइस क्यूब डाल दें तो क्या होता है, क्या उसका जब वो आइस पिघलेगी तो क्या होगा, पानी बाहर जाएगा, नहीं जाएगा, पानी बाहर नहीं जाएगा, उसका लेवल वहीं का वहीं रहेगा। जब आइस पिघलेगी तो वाटर लेवल चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन एज सच, क्योंकि जितना उसने वाटर वहां से डिस्प्लेस किया था उतनी ही जगह पर उसका जो आइस पिघली है वो वाला वाटर आ जाएगा। सो वाटर वहां से बाहर नहीं जाएगा। सेकंड, कि ये कितना वाटर डिस्प्लेस करा है इसने अपने वॉल्यूम के मुताबिक, जितना इस आइस का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम इसने वाटर का डिस्प्लेस किया है। दिस इज अ प्रिंसिपल, दिस इज अ रूल। ये उतना ही वॉल्यूम का वाटर वहां से डिस्प्लेस करेगा। अब हम आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, When an object is wholly or partially immersed in a liquid, जब किसी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से या पार्शली, मतलब आधे अधूरे तरीके से डाला जाता है, इट एक्सपीरियंस अ बायोंड फोर्सेस, वो एक बायोंड फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट होता है। अब ये बायोंड फोर्सेस की बात कहाँ से आ गई, जैसे कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को, ये मान लीजिए कि मैंने इस ग्लास में, एक वाटर टैंक में मैंने एक कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक स्टील का टुकड़ा या फिर कोई भी एक कॉक, कुछ भी डाल दिया, एक वुड का पीस डाल दिया। इस वुड ने यहाँ से वाटर को डिस्प्लेस किया है विच इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दैट वुड। जितना इसका पार्ट डूबा हुआ है वो उसी वॉल्यूम के मुताबिक यहाँ से वाटर को डिस्प्लेस कर देगा, उतना ही वॉल्यूम। अब ये जो डिस्प्लेस वाटर है दैट एक्सर्ट अ बायोंड फोर्सेस ऑन दैट ऑब्जेक्ट, उस वुड के ऊपर वो एक अपथर्स डालेगा। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शली इमर्स इन अ लिक्विड, इट एक्सपीरियंस अ बायोंड फोर्सेस, वो एक अपथर्स महसूस करता है। वो अपथर्स होता है बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, जो वहां से लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। और ये बायोंड फोर्सेस का मेजरमेंट क्या होगा, ये बायोंड फोर्सेस उतना होगा जितना कि वहां से लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं, ये मान लीजिए कि इस टैंक में मैं पत्थर को डाल रही हूँ। अब इस पत्थर का जो ट्रू वेट है वो W1 है। ये मान लीजिए कि वो W1 वेट का
एक पत्थर। अब यहाँ बात मास की नहीं हो रही है, वी टॉक अबाउट द वेट। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स और जिसकी ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट थिंग कि वेट की जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है। यहाँ पर हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल में वेट की बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट द मास। सो अगर मैंने किसी एक स्टोन को एक वाटर टैंक में डाला जिसका जो ट्रू वेट है, जिसका वेट है वो W1 है, इसने कुछ अमाउंट का वाटर डिस्प्लेस कर दिया एंड वो मान लीजिए कि दैट डिस्प्लेस वाटर इज, उसको मैंने अलग कर लिया। अब W2 इज द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, यानी कि जितना उसने वाटर को डिस्प्लेस किया था। अब यहाँ पे जो इसका वेट मुझे इस पानी के अंदर अपियर होगा, दैट मीन्स अपियरिंग वेट ऑफ दिस स्टोन इज इक्वल टू ट्रू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस द W2। माइनस W2 क्या है, अमाउंट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, उतना मुझे इसका वहां पे भार महसूस होगा। यही कारण है कि जो हमने पहले स्लाइड्स में बताया कि ये पत्थर हमें पानी में हल्का महसूस होता है, इसका जो अपियरिंग वेट है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, क्योंकि वो उसके ऊपर एक बाइंड फोर्सेस एक्ट कर रहा है। When an object is wholly or partially immersed in a liquid, it experience a buoyant forces, वो उसके ऊपर एक buoyant forces डालता है which is equal to the weight of the liquid displaced. That means buoyant forces which act on the object is equal to the weight of the liquid displaced. जितना वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, जितना वेट डिस्प्लेस करेगा, वो बाइंड फोर्सेस उसका मेजर होगा, उतना ही बाइंड फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होगा। दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस कहाँ हैं, इसको कहाँ का यूज किया जाता है? दिस आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग ऑफ शिप एंड सबमरीन। सबमरीन और शिप के डिजाइनिंग में आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। सेकेंड थिंग इज लैक्टोमीटर एंड हाइड्रोमीटर इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। लैक्टोमीटर का काम क्या है? लैक्टोमीटर इज यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क, एंड हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ऑफ एनी लिक्विड। उसको मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। दिस लैक्टोमीटर एंड हाइड्रोमीटर दे आर बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज principle. An object will float in a liquid if the weight of the object is equal to the weight of the liquid displaced by it. कोई जो ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड में क्यों तैर जाता है? एक तो हमने डेंसिटी का रीजन बताया था कि किसी सब्सटेंस की अगर डेंसिटी उस लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी तो वो तैर जाएगा। दूसरा उसका एक पहलू, दूसरा उसका एक रीजन ये हो सकता है कि एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड, वो उसमें तभी फ्लोट करेगा जब इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतना ही लिक्विड को वो डिस्प्लेस करेगा, तभी वो तैरेगा, अदरवाइज इट विल सिंक। सो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि एक बोट का। ये मान लीजिए ये रिवर है और यहाँ पे रिवर में एक बोट तैर रही है। सो जब ये बोट पानी में आएगी, ये मान लीजिए कि पानी में जब जाती है बोट, तो कुछ तो वो नीचे सिंक होती है, थोड़ा तो उसका लेवल ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा बोट पानी में होती है। जैसे ही बोट को पानी में डाला, बोट थोड़ा सा नीचे जाती है। अब ये जितना उसका सबमर्ज्ड पार्ट है, जितना इस बोट का सबमर्ज्ड पार्ट है, दैट मीन्स जितना उसका वेट है उतने ही वेट का ये वाटर यहाँ से डिस्प्लेस कर देगी। दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि उतने ही वेट का वो वाटर वहां से डिस्प्लेस करेगी, और ये जो डिस्प्लेस वाटर है, जितना इस डिस्प्लेस वाटर का वेट होगा उतना ही बाइंड फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट होगा। दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब इसके ऊपर और लोग आ गए, मान लीजिए कि अभी तो बोट खाली थी, इसके ऊपर कुछ लोग आके बैठ गए, मान लीजिए 5 लोग इस बोट पे आके बैठ गए। इसका मतलब है इस बोट का वेट बढ़ गया है। अब ये बोट फिर से थोड़ा नीचे जाएगी, फिर से ये वहां से अपने वेट के मुताबिक जितना इसका पार्ट सबमर्ज्ड है रिवर में, उतना ये वाटर डिस्प्लेस करेगी, और उतना ही अब थर्स्ट इसके ऊपर बढ़ जाएगा, जो इस बढ़े हुए वेट का, जो कि लोग ऊपर से आके बैठे हैं, उसको बैलेंस करेगा। और ये तब तक होता रहेगा जब तक ये बोट
पे ये बोट यहाँ तक पानी में नहीं हो जाती। उसके बाद अगर इसके ऊपर और लोग बैठेंगे तो ये बोट डूब जाएगी, ये बोट सिंक हो जाएगी, क्योंकि फर्दर ये बोट और ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। अगर ये इस लेवल तक बोट आ गई, इस लेवल तक यहाँ पानी आ गया, इस लेवल तक बोट नीचे चली गई है, तो अब इसके ऊपर और लोग बैठेंगे तो बोट अगर और नीचे जाएगी तो बोट डूब जाएगी और ज़्यादा जो ये वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, रिवर के वाटर को, और उतना ज़्यादा बाइंड फोर्सेस अब इस बढ़े हुए वेट को बैलेंस नहीं कर पाएगा, देयरफॉर द बोट विल सिंक। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द, ये जो बताया जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट is equal to the weight of the liquid displaced by it. Why the ship float? अब this is the last slide, this is the last topic also, कि क्यों जो शिप होती है फ्लोट कर जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि शिप जो है वो आयरन और स्टील से मिलकर बना हुआ एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है ये, और ये पानी में तैर जाती है। लेकिन अगर आप देखें कि अगर आप एक आयरन के या स्टील के टुकड़े को एक पानी में डालें तो वो तो डूब जाता है, वो तो नहीं तैरता है, तो इतना बड़ा शिप कैसे तैर जाता है? इसको हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके हम दो रीजन दे सकते हैं। फर्स्ट रीजन इज दैट कि ये जो शिप है, जो शिप बना हुआ है, ये आयरन और स्टील से मिलकर तो बना हुआ है, लेकिन ये एक सॉलिड नहीं है। दिस इज नॉट अ सॉलिड, दिस इज अ हॉलो बॉडी, ये हॉलो स्पेस है। दैट मीन्स ये एक सॉलिड थिंग नहीं है, दिस इज अ हॉलो, इसके अंदर स्पेस है, और ये स्पेस है जो दैट मीन्स इस स्पेस के अंदर एयर फील्ड है, मीन्स ये एयर स्पेस फील्ड इसके अंदर है, एयर स्पेस है जो कि, और जो एयर की जो डेंसिटी है ये बहुत ज्यादा कम है। सो देखा जाए ऑन एवरेज आयरन स्टील की डेंसिटी और साथ में इसके अंदर जो स्पेस, काफी सारा स्पेस है, हॉलो स्पेस है जिसके अंदर एयर ऑक्यूपाई है, ऑन एवरेज इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। दैट मीन्स एवरेज डेंसिटी बिकम लेस। सो देयरफॉर ये वाटर के ऊपर ये तैर जाता है। दैट मीन्स ये वाटर से भी कम इसकी हो जाती है एवरेज डेंसिटी बिकॉज ऑफ दिस एयर स्पेस, क्योंकि ये एक हॉलो थिंग नहीं है, सॉरी, दिस इज अ हॉलो थिंग, दिस इज अ नॉट अ सॉलिड मटीरियल। सेकेंड हम इसका जो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जैसे कि आप जानते हैं कि जब ये शिप पानी में जाएगा, इसको हम सी में और रिवर में डालेंगे, तो उस वक्त थोड़ा तो ये नीचे जाएगा, इसका थोड़ा सा पोर्शन नीचे होता है, थोड़ा तो सिंक होता है, और इसका कुछ पोर्शन सबमर्ज्ड होता है। वो जो इसका सबमर्ज्ड पोर्शन है वो वहां से वाटर को, सी वाटर को डिस्प्लेस कर देगा। जब ये सी वाटर को डिस्प्लेस करेगा, जितना ये सी वाटर को डिस्प्लेस करेगा इक्वल टू द वेट ऑफ द शिप, उतना ही ज्यादा इसके ऊपर अपथर्स इसके ऊपर एक्ट होगा, बाइंड फोर्सेस इस पे एक्ट होंगे जो कि इस शिप को तैरने में मदद करेंगे। सो दिस इज द व्हाई द शिप फ्लोट। इसके दो हमने एक्सप्लेनेशन दिए। वन थिंग इज दैट कि एक फिनोमिनन है कि जो सी वाटर में तैरना आसान होता है रादर देन द फ्रेश वाटर। सी वाटर में जो स्विमर्स होते हैं वो इजिली स्विम कर सकते हैं बिकॉज जो सी वाटर हैज लोअर डेंसिटी। सी वाटर की जो डेंसिटी होती है ना वो लोअर होती है, सो देयरफॉर इट कैन, सी वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, सो देयरफॉर इट कैन, जो स्विमर्स होते हैं उसके ऊपर आराम से तैर लेते हैं। वो सॉरी, सम मिसकंसेप्शन इज देयर। जो सी वाटर होता है, हम जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा जो है वो बाइंड फोर्सेस एक्ट होते हैं, जो प्रीवियस स्लाइड में हम देखा। मोर इज द डेंसिटी and more is the buoyant forces, so जो सी वाटर होता है, सी वाटर की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है देन द फ्रेश वाटर। इट हैज मोर डेंसिटी, नॉट लोअर, इट हैज मोर डेंसिटी। सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, इस वजह से वो ज्यादा बायोंट फोर्सेस एक्ट करता है ऑन द बॉडी, ऑन द ऑब्जेक्ट। देयरफॉर जो सी वाटर में तैरना आसान होता है देन द फ्रेश वाटर। So this end the video. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं,
साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। दिस इज़ आवर करंट अफेयर पेज, दिस इज़ आवर ट्विटर हैंडल लिंक, और साथ में जो हमारा स्टडी ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप एसएससी, सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनकी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। साथ में फिजिक्स में अभी तक काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए जा चुके हैं, सो अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है, सो प्लीज़ डू वॉच दीज वीडियोज़ ऑल्सो। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।